मित्रों, आज के लेक्चर में हम संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी हमने प्रस्तावना के बारे में ही समझा था कि प्रस्तावना देखा जाए तो भारतीय संविधान या किसी संविधान का एक अहम हिस्सा होती है, जो दर्शन रूप में उस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम कानून प्रक्रियाएं जो बनाई जाती हैं उनको सही ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाए, तो उससे जुड़ा एक सेगमेंट जो होता है वो केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो दर्शन के रूप में प्रस्तावना में छिपा होता है। अब वो दर्शन किस एंगल से अगर संविधान को प्रस्तावित करता है कि संविधान ये को किस प्रकार से मेंटेन करना है, राइट, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जो निर्धारित की जाती हैं, कानूनी व्यवस्थाएं जो निर्धारित करते हैं, तो वो उसका जुड़ाव जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए प्रस्तावना के तहत ही होता है, जो हमने पूर्ण रूप से पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा दिया था। ये जो लेक्चर है इसके आगे के जो और भी जो एलिमेंट थे जिसमें मैंने कंप्लीट कराया था कि जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो स्वतंत्र था, संप्रभु और लोकतंत्र, तो संप्रभुता एवं लोकतंत्र इनके संदर्भ में मैंने स्पष्ट जानकारी कर ली थी कि स्वतंत्र एक प्रकार से देखा जाए कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर देखा जाए तो स्वतंत्र है। वो चाहता क्या है, वो संविधान से चाहता क्या है या संविधान उससे क्या चाहता है, तो इनके बीच एक संबंध है, वो एक स्वतंत्रता का भी संबंध है। तो जितने भी संविधान की प्रस्तावना के तहत जो एलिमेंट दिए हैं, जो तत्व निर्धारित किए गए हैं, वो तत्वों का एक मीनिंग का अर्थ इतना डीपली है, इतना गहरा है कि उससे जुड़ी जितनी भी क्रियाकलाप हैं, चाहे मनुष्य कौन सी भी क्रियाकलाप करे, लेकिन उनका जुड़ाव वो संविधान की प्रस्तावना से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब आप ये समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के अंतर्गत मैंने समझाया था आपको कि इसके अंतर्गत जो स्वतंत्र और संप्रभु लोकतंत्र या संप्रभुता बोल सकते हैं, लोकतंत्र, तो स्वतंत्र, संप्रभुता एवं लोकतंत्र इनके विषय में मैंने स्पष्ट जानकारी कर ली थी, स्पष्ट समझा दिया था आपको कि इनके मीनिंग के क्या क्या अर्थ हैं और ये संविधान में इसका क्या महत्व है और इससे जनता किस प्रकार से अपने को सही तरीके से फील कर पाती है, और इससे सरकार और जनता के बीच भी एक जुड़ाव रहता है, और वो जुड़ाव जो है ना वो प्रस्तावना के तहत ही निर्धारित है। और प्रस्तावना किसी भी संविधान की या भारत देश की संविधान की एक मूलभूत वो आंतरिक गुण है या आंतरिक दृश्य है, जो दर्शन के रूप में वो उस व्यवस्थाओं में प्रस्तावित है या उन व्यवस्थाओं में निहित है, जिनके द्वारा हम सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं या जिसके द्वारा हम लोग उन व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है। तो उसमें हमने स्वतंत्र को समझा था, स्वतंत्रता को समझा था, संप्रभुता और लोकतंत्र को समझ लिए थे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है समाजवादी। देखो, अगर आप समाजवादी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता, ये जो शब्द हैं ये 1976 में जोड़े थे। 72वां जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 का, इसके तहत ये जोड़े गए थे। क्योंकि आप अगर देखोगे तो हमारे देश में निरंतर क्या है कि समाज की अपनी प्रासंगिकता रही है। समाज समुदायों में विभाजित है, वर्ग में विभाजित है। तो जब वर्ग के तहत जो समुदाय हैं, उन समुदायों की अपनी एक अलग विशेषता होती है, ठीक। उनकी विशेषताएं के तहत हमारा देश चाहता है कि उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसी कृत अपनाएं या ऐसी व्यवस्थाएं अपनाएं ताकि हम उनका उत्थान कर सकें, ताकि हम उनकी व्यवस्थाओं का विकास कर सकें। और वो निश्चित ही समाज की जो प्रोविजन है या समाज ने जो अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित कर रखा है, वो समाज के तहत दिए गए दिशा निर्देश ही हमारे देश की व्यवस्था उसको फॉलो करती है। और निश्चित रूप से वो देश के जो भी प्रोविजन है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत लोग भी उनका क्या समर्थन करते हैं। तो समाजवादी व्यवस्था जो है एक काफी महत्वपूर्ण एक विषय बनाती है। तो ये तीन तत्व थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये संविधान के मूल संविधान में ये तीन तत्व नहीं थे, जबकि इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इनको ऐड किए गए थे प्रस्तावना में। अब इसी को लेकर के तो चर्चा होती है
इसी को लेकर के चर्चा होती है कि किस प्रकार से संविधान में प्रस्तावना में शब्दों को जोड़ा गया या उनको हटाया जाए या जोड़ा जाए, इनसे संबंधित ही तो चर्चा होती है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं, इनके जो कुछ मूलभूत जो तत्व हैं वो रह गए हैं, उनको थोड़ा कंप्लीट एक बार करते हैं। जैसे कि समाजवादी की अगर बात की जाए, समाजवादी, तो समाजवादी का अर्थ पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शब्द से एक स्पष्ट क्या है, समाज। समाज का यहाँ अर्थ क्या है, एक सामूहिक रूप, एक सामूहिकता, या आप बोल सकते हो सामूहिकता। और वो सामूहिकता किस चीज की है, वो है वहां के लोगों की। ओके, ये समाज में जो लोग हैं, ठीक, जो लोग हैं उनका अपना एक सामूहिक एकता है, और वो सामूहिक एकता क्या है, वो है समाज। समाज में बहुत सारे अलग अलग अपने मानदंड होते हैं, ठीक, लेकिन वो मानदंड वो समाज निर्धारित करता है। वो मानदंड उस समाज द्वारा जो नियम और कानून, अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो भी एक अपना समाज अलग से रखता है। ओके, तो वो समाज के अपने गुणधर्म अलग होते हैं। जैसे अगर हम समाजवादी की बात संविधान के तहत करते हैं तो यहाँ पर इसके मायने कुछ भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि समाज के मायने अपने एक स्थायी अलग मायने होते हैं, जबकि संविधान के तहत इसके मायने थोड़े अलग हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि संविधान प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को एक समान रूप से देखता है, जबकि समाज अगर देखोगे, समाज में लोग देखोगे, उनका वर्ग अपने अपने अलग अलग हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने ही वर्ग को, लोगों को महत्व देते हैं। जैसे मान लो कि एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ये मान लो जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, कोई भी कैटेगरी है, राइट। ये कैटेगरी में समाज है, विभाजित है। ओके, तो इसके अपने अपने क्या मानदंड होते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वो एक धर्म अलग विशेष हो जाता है कि वो धर्म से जुड़ा एक सेगमेंट होता है, हिंदू धर्म है, तो उनका अपना एक अलग सेगमेंट होता है। उसमें एक देखा जाए तो वो निरपेक्ष केंद्रीकरण को प्रदर्शित करते हैं, राइट, क्योंकि उसको सभी को अपनाने होते हैं। फिर भी देखा जाए यहाँ पर अपनी एक एक समाज के अपने अपने अलग अलग मानदंड होते हैं। समाज हर व्यवस्था को फॉलो करते हैं। जैसे कि किसी समाज है या हिंदू धर्म के अंतर्गत या जनरल का समाज है या कोई पिछड़ा वर्ग है, ओके, तो उसमें अपने अपने जो कुछ व्यवस्था हैं, चाहे वो खान पान से हैं, रहन सहन से हैं, उठा बैठी से हैं, तो इनमें देखा जाए तो अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये समाज जो है ना, वो अपने दृष्टिकोण, ये अलग अलग दृष्टि से देखता है, अलग अलग दृष्टि से देखता है। आप देखोगे जो शादियां होती हैं, ठीक, ये अंतरजातीय नहीं होती। अंतरजातीय कहाँ होती हैं, मतलब अंतराजातीय होती है, अंतरजातीय नहीं होती हैं, अंतराजातीय होती है, यानी कि एक कास्ट उसी कास्ट में शादी करती है, या जनरल की जो कैटेगरी होती है उसमें ही शादी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जनरल के हैं ओबीसी में कर लें, नहीं करते ना। तो ये अंतरा जाती हैं शादियाँ, तो इनके बीच का एक व्यवहार है, इनके बीच एक व्यवहार है, इनका एक जुड़ाव है या बंधुत्व है, उसका एक अलग महत्व हो जाता है। ये आंतरिक महत्व है, ये आंतरिक उनका एक जुड़ाव हो जाता है। जबकि बाहरी जुड़ाव आप देखोगे तो बाहरी जुड़ाव ना कहीं इनमें भी आपस में जुड़ाव होता है, बाहरी कैटेगरी अलग है, उनमें जुड़ाव होता है, लेकिन आंतरिक जुड़ाव, एक प्रेम का जुड़ाव, आंतरिक एक जुड़ाव, प्रेम का जुड़ाव बाहरी भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक जुड़ाव, अपना एक संबंध का जुड़ाव, अपना एक रिलेशन का जुड़ाव जो होता है, वो एक आंतरिक जुड़ाव होता है। तो वो कैटेगरी में ही देखने को मिलता है। तो ये समाज की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। ओके, अब बात ये आती है कि ये तो समाज अपना अपना निर्धारित करता है, जबकि सरकार की अगर बात की जाए, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार इस चीज को एक समान रूप से देखती है। ओके, सरकार जो देखोगे वो एक सभी को एक समान रूप से देखती है, क्योंकि कोई भी अगर कानून, कोई भी विधि या नियम बनता है वो सभी के लिए एक समान रूप से बनता है, एक समान रूप से लागू होता है। वो विवाद चीज है, वो अलग मैटर है, ठीक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। उनके उत्थान के लिए, उनका संरक्षण के लिए सरकार कुछ ऐसे विधि या नियम या कुछ ऐसे आयोगों को भी बनाती है या ऐसे कानून बनाती है, उनको अलग से इनको प्रोविजन के तहत दिए जाते हैं, ताकि ये भी अपना
उत्थान कर पाएँ, अपना ये विकास कर पाएँ। तो सरकार एक चीज़ ये प्रोविज़न जो करती है वो मतभेद करती है, वो उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं, लोग जो अर्थव्यवस्था से पिछड़े हैं या कोई सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए करती है। जैसे आरक्षण की व्यवस्था करती है, तो उनके उत्थान के लिए करती है, क्योंकि उनको भी एक समान रूप से दृष्टिकोण से देखा जाए। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके समान रूप से लाया जाए। ये किस एंगल से देखती है सरकार? ये समान रूप से देखती, सभी को समान बनाना चाहती है। सरकार के सामने चुनौती है कि सभी अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं और सभी देखोगे तो उनकी अपनी अपनी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं वे पिछड़े हुए हैं, तो उनका उत्थान करना है। सरकार हर व्यक्ति को एक नज़र से देखना चाहती है, सरकार हर व्यक्ति को उत्थान करना चाहती है, चाहे वो पीठ में हो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो। सरकार कभी नहीं चाहती है कि ये व्यक्ति उत्थान ना कर पाए। सरकार हर व्यक्ति को उत्थान करना चाहती है। तो सरकार के अपने मायने अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम समाजवाद की। तो समाजवाद की अगर प्रासंगिकता आप देखोगे तो समाजवादी इनकी धारणा संविधान में ली गई है। आप नीति निर्देशक तत्व में भी देख लो, चाहे चाहे आप समानता का अधिकार पूरा जो समाजवाद से ही जुड़ा हुआ है, ठीक, वो आप देख लो, मौलिक अधिकार में देख लो, प्रस्तावना में देख लो, नीति निर्देशक तत्वों में देख लो, सभी में समाजवादी तत्व मौजूद हैं। तो समाजवादी तत्व मौजूद करने का अर्थ यही है कि समाज में जो भी वर्ग है, व्यक्ति विशेष वर्ग हैं, उनमें जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनका उत्थान एक रूप समान रूप से किया जाए। इस उद्देश्य हेतु संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी को जोड़ा गया था। लेकिन समाजवाद आप देखोगे तो ये इससे प्रभावित जो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से काफी प्रासंगिक थे, समाजवाद को मान्यता देते थे। वो यही चाहते थे कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उनका एक समान रूप, एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए। उनका लक्ष्य यही था कि समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान मान्यता या समान उनकी विधियां या नियम उनको सभी दिए जाएं, उनको समान प्रोविजन दिए जाएं, उनका समान रूप से उत्थान किया जाए। वो इस दृष्टिकोण से थे। तो उनके ही द्वारा ये समाजवादी व्यवस्था उनके द्वारा मतलब ये विचार वो रखते थे, ये विचार रखते थे। और इससे एक प्रकार से देखे जाए भीमराव अम्बेडकर भी रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर तो हमेशा ही इन पे बल दिया है उन्होंने। भीमराव अम्बेडकर तो समाजवाद को लेकर के काफी प्रासंगिक थे, काफी महत्व मानते थे, लेकिन बस यही है कि जो वर्ग विभाजन है उनका वो खत्म करना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे संघ भी बनाए, बहुत सारी उन्हें संस्थाएं बनाई। अंतिम रूप से उनका एक प्रकार का संविधान के निर्माण में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हो समाजवाद को। तो समाजवाद की प्रासंगिकता जो है, इसके कहीं ना कहीं जुड़ाव आप मार्क्सवाद से आप देख सकते हो। जो रूस की क्रांति थी, तो रूस की क्रांति तो लेनिन के समय में हुई थी ना। तो वहाँ पे जो जार्ज शासक थे, तो जार शासक को उखाड़ने के बाद वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था को वहाँ स्थापित किया गया था। लेकिन समाजवादी वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था या भारत की समाजवादी व्यवस्था, इसमें बेसिक डिफरेंस है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर अगर वहाँ देखोगे तो वहाँ पर जितने भी उत्पादन है या जितने भी सब कुछ है, संपत्ति है, वो सरकार के नियंत्रण में होती है। सरकार उन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है और सरकार द्वारा ही उनको उपलब्ध कराई जाती है सुविधा, व्यक्तियों को, जनता को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में समाजवादी है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद का एक बेसिक अर्थ यही होता है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उनकी खुद की भी एक संपत्ति होती है और इस संपत्ति का सरकार क्या करती है? संरक्षण करती है। भले ही सरकार इस संपत्ति पर हस्तक्षेप करती है, वो अलग मैटर है, वो लोगों के उत्थान के लिए कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस संपत्ति का संरक्षण करती है। इसके लिए स्टाम्प पेपर देखते हो आप, जो जमीन स्तर पर बनते हैं, जमीन को लोग सेल करते हैं, भारत सरकार जो ऊपर लिखा रहता है उसमें भी लोग जो नीचे स्टाम्प पेपर लगते हैं उसमें सरकार उनकी संपत्ति की सुरक्षा करती है। अगर किसी भी मायने आप देखोगे कि उस संपत्ति का अगर सरकार उपयोग करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती। वो करती तब है जब किसी का उत्थान करना हो, या तो वो फंड स्टार्ट कर देगी, फंड जारी करेगी, या तो आपसे डिमांड करेगी कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, आप लोग सहायता कीजिए, डिमांड करेगी।
वो एक अलग मैटर है। वो निचले लोगों के या ऐसे लोगों के जो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो जनजाति समाज हो, चाहे निर्जाति समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उनका उत्थान के लिए सरकार आपसे जो उच्च लोग हैं या पैसे में काफ़ी उच्च हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर हो, उनसे डिमांड कर लेती है सरकार कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो आप लोग अगर सहायता देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, लेकिन टैक्स लगाती है वो एक अलग मैटर है। चलिए, तो लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में वैसे भी जनता काफी केंद्रीकरण होती है, जनता इंपॉर्टेंट है। अब जनता इंपॉर्टेंट, वहां समाजवाद भी है, तो वहां पर देखोगे कि जो उत्पादन है, इस उत्पादन पर आप देखोगे तो नियंत्रण किसका होता है? जनता का। जनता अपना अपना रखती है, लेकिन इसका संरक्षण या इसको समान रूप से लागू करने के जो प्रविधि होती है, ठीक, वो सरकार की होती है। यानी कि इसका जुड़ाव समाज से जुड़ा होता है, सरकार का संबंध सीधे सीधे समाज से जुड़ा होता है। भले ही यहां पर देखोगे समाजवादी जो प्रोविजन है वो क्या है, वो वहां के लोग हैं, उनकी अपनी संपत्ति, विशिष्ट संपत्ति है, चाहे वो घर की संपत्ति हो, चाहे वो चल या अचल, कोई भी संपत्ति हो सकती है, लेकिन इस चल अचल पे अधिकार किसका होता है? लोगों का होता है। उनका अपना मेहनत करते हैं, उनका एक अपना अधिकार होता है संपत्ति पर, लेकिन उस संपत्ति का संरक्षण कौन करती है? वो सरकार करती है। अगर सरकार चाहती है कि हम गरीब लोगों को उत्थान करें, तो उस संपत्ति जिसका वो संरक्षण कर रही है उस पर टैक्स लगा सकती है, या उससे कोई ऐसा फंड जारी करेगी, ठीक, तो वहां लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसे जुटाएं, लगाएं, ठीक है, तो उसमें सरकार कमा लेती है। उसके लिए भी सरकार क्या करती है? सभी को देखोगे आप तो लोगों का उत्थान करने का प्रयास करती है। तो वो एक संरक्षण की व्यवस्था अलग है, प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट, वो इसलिए देती है कि लोगों की संपत्ति की सुरक्षा बनाई जा सके, ठीक है। और जो उत्पादन है, तो उत्पादन जो होते हैं, तो सरकार जो होती है सीधे इस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं करती है उत्पादनों पर, इस पे अपना व्यक्ति मेहनत करता है, कृषि करता है, वो इसका ही नियंत्रण होता है। लेकिन जब ये कृषि का करेंगे क्या, इस फसल का क्या करेंगे, ये फसल को तो सेल करेंगे ना, तो ये सरकार परचेज कर लेती है, और सरकार परचेज करके उन गरीब दुखियों को देती है। जो गरीब हैं, जो गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती है। तो ये है एक लोकतांत्रिक समाजवाद। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार उत्पादन पर नियंत्रण नहीं करती है, संपत्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करती है। तो इसलिए ये जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट। दूसरी बात है यहाँ समाजवाद की, अगर आप धारणा और स्पष्ट देखना चाहो तो आप जानते हो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक न्याय, उसमें हम आपको कंप्लीट कराएं। चलिए, इसके लिए अभी इतना ही समझ लो। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो एक मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है, इसका क्या महत्व है? आप जानते हो कि जो भारत देश है, भारत जो देश है ये बहुधर्मी देश है। यहाँ अपने अपने धर्म को मानने वाले बहुत सारे सभी जो वर्ग लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, ठीक, उनका अपना अपना एक अलग अलग मान्यता होती है, अपने अलग अलग एक लॉ होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। उन विचारों के तहत वो लोग अपने उसके प्रति फैसले लेते हैं, उसके प्रति विचार करते हैं, और अपने को विकास करते हुए उस चीज़ को मान्यता देते हैं। वो कि हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, तो विशिष्ट महत्व इसको देते हैं कि हमारा ये केंद्रीकरण एक निरपेक्ष तत्व है, ये हमारा एक निरपेक्ष तत्व है। अगर हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक, सभी के अपने अपने अलग 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 होते हैं, जैसे हिंदू का है, मुस्लिम का ले लो, चाहे वो ईसाई का ले लो, ठीक। हिंदू जो लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुस्लिम जो देखे हो आपने, मुस्लिम जो होते हैं वो भी आप देखोगे तो बहुत सारे जो मस्जिदें होती हैं वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। ये गुरुद्वारा में सिख देखो आप, गुरुद्वारा में भी करते हैं। तो इनके अपने अपने धर्म विशिष्ट अपना एक महत्व रखते हैं। ओके, अब हम पहले समझने का ये प्रयास करते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है, तो धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है, और लोगों का धर्म के प्रति क्या रवैये हैं,
और सरकार उस पर क्या फैसले या सरकार के उस पर क्या विचार होते हैं, सरकार तटस्थ है या सार्वभौम संभाव की भावना को अपनाता है। चलिए इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। देखो, धर्म का अगर आप अर्थ देखोगे तो हमारे यहां पर गीता में धर्म का महत्व तो अलग है। अगर आप यहां देखोगे मुस्लिम में अगर आप धर्म की बात करते हो, वहां कुरान की एक चीज, वहां की अलग व्यवस्थाएं हैं। सिख के धर्म में अपना एक अलग महत्व है, वो गुरु नानक देव को मानते हैं। यहाँ पे कुरान में पैगंबर साहब को मानते हैं मुस्लिम धर्म में, और हिंदू धर्म में तो अनंत बहुत सारे देवी देवता हैं, सब अपनी अपने अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो धर्म का यहाँ अर्थ क्या है? धर्म एक जो शब्द है ये काफी व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्द है। और ये धर्म क्या होता है कि ऐसा एक दार्शनिक मूल्य है, ऐसा एक अनंत गहराइयों से जुड़ा एक ऐसा मूल्य है जो जीवन के हर पहलुओं में इसका एक अपना महत्व होता है, जो जीवन में लोगों के जीवन को सरवाइव करने के लिए या जीवन में दर्शन एक प्रक्रिया का उत्तरदायित्व करते हुए लोगों को अपनी ओर एक जुड़ाव रखता है। एक सजीवता का जैसे संबंध नहीं होता है, ऐसा एक धर्म को लोग मानते हैं। ये तो वैसा ही, ये दिखता थोड़ी ना है, ये दिखता नहीं है, लेकिन इससे जुड़ाव एक लोगों का ऐसा जुड़ाव होता है कि लोग इसे फॉलो करते हुए अपना पूरा जीवन काट देते हैं, पूरा जीवन इसी पे ही निर्भर कर देते हैं, धर्म पे, कि हमारा धर्म कुछ भी सब कुछ है, धर्म के लिए लोग मर मिटते हैं। तो ये जो धर्म है ना, ये एक निरपेक्ष शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं आप निकाल सकते हो। ये प्रत्येक रूप में है हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये धर्म, हिंदू धर्म इसे अलग मान्यता देता है, मुस्लिम धर्म अलग देता है, अपने अपने अलग अलग देते हैं। इसमें हिंदू धर्म में गीता में अगर आप देखोगे धर्म से जुड़ी बातें कही गई हैं कि धर्म क्या है, और जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर का अवतार है। तो धर्म एक शब्द क्या है कि धर्म की कब हानि होगी, धर्म चीज क्या है कि इसे कौन हानि पहुंचाता है? लोग ही तो पहुंचाते हैं धर्म को हानि, कोई भी कुत्ता बिल्ली यहाँ बकरियां नहीं हानि पहुंचाती हैं। धर्म में कुछ अपने एक मूलभूत गुण होते हैं, जैसे सत्य बोलना, सभी के साथ प्रेम व्यवहार करना, श्रद्धा आस्था रखना, एक विश्वास रखना, ये धर्म से ही तो जुड़े मूलभूत तत्व हैं। अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे, किसी को मारपीट करोगे, काटामारी करोगे, तो ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म हमको ये नहीं सिखाता है। धर्म मुझे क्या सिखाता है? सत्मार्ग, सत्य मार्ग यानी सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सात्विक करो, तात्विक करो, वो है धर्म। धर्म का एक विशिष्ट महत्व अगर आप देखोगे, व्यापक महत्व देखोगे, तो ये जीवन का एक अहम हिस्सा रखता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए। हाँ, अगर भारतीय देश की बात की जाए, क्योंकि हर देश में धर्म को नहीं मान्यता मिलती है, लेकिन हिंदू धर्म हमारी भारत की फिलॉसफी में धर्म का बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए ये जो धर्म है, ये आप देखोगे ये मुक्ति का मार्ग बताता है, मुक्ति। क्योंकि धर्म अगर आप देखोगे तो धर्म, अगर आप जीवन में जो भी कृत्य कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हैं हम, अगर वो कर्म सत्य मार्ग के हैं तो अवश्य ही वो धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर कर्म आप गलत कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, तो वो अधर्म है। धर्म से ही जुड़ा ही तो कर्म है, कर्म कोई अलग थोड़ी ना है। अगर आप मनुष्य जीवन में कर्म कर रहा है, निश्चित रूप से वो कर्म कर रहा है, तो वो कर्म किस हिसाब का कर रहा है? कर्म अगर नैतिक रूप से कर रहा है, संमार्ग के रूप में कृत्य कर रहा है, सत्य मार्ग पर चलने वाले जो कर्म कर रहा है, तो 100% है वो धर्म का मार्ग अपना रहा है। अगर वो अनैतिक कृत्य कर रहा है, अनैतिक कर्म कर रहा है, तो वो धर्म नहीं अधर्म कर रहा है। तो धर्म और अधर्म में विभेदन यही तो किया जा सकता है उसके कर्म के डिसाइड पर। तो यहाँ पर मुक्ति का जो मार्ग है वो सत्य मार्ग पर है। अगर आप अच्छे से कर्म करोगे, अच्छे से वातावरण में रहकर जीवन का सदुपयोग करोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, सभी के साथ समान श्रद्धा से देखोगे,
तो ये जो मूल्य, जो विचारक मूल्य हैं, मनुष्य के आंतरिक मूल्य हैं, ये धर्म को भी महत्व देते हैं, ये अलग चीज नहीं है ये। तो ये क्या है, मुक्ति का एक मार्ग है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में मुक्ति की बात करते हैं, मुस्लिम में जन्नत की बात करते हैं। जन्नत, जन्नत मिलेगी, जन्नत है वही शब्द, धर्म के अलग अलग हैं। धर्म का अर्थ यहाँ मुक्ति है और धर्म का अर्थ यहाँ जन्नत भी है। चीज वही है, केंद्र वही है, लेकिन साधन उनके अपने अपने अलग अलग हैं। तो यही तो चीज है कि यहाँ पर धर्म का एक अपना अपना, यहाँ पे जो लोग हैं वो धर्म का एक अलग महत्व है। अब बात ये आती है कि हिंदू धर्म की बात की जाए। अब हिंदू धर्म तो वही है, देखो धर्म चीज वही है, धर्म वही है, लेकिन ये हिंदू से शब्द से जुड़ गया तो ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम से जो जुड़ गया वो मुस्लिम धर्म है, सिख से जुड़ गया वो सिख धर्म है। धर्म एक्चुअली में क्या है, धर्म तो वही है जो सबका है, लेकिन ये सिख हैं तो इनका अपना धर्म को अपनाने के साधन अलग हैं, ये मुस्लिम हैं इनके अपने साधन अपने अलग हैं, ये हिंदू हैं इनके अपने साधन अलग हैं। मुक्ति का मार्ग तो वही एक है, लेकिन साधन से हैं कितने भी अपना लो अलग अलग टाइप के, वो एक अलग मैटर होता है। तो मुझे लगता है आपको धर्म चीज समझ में आ गई हो। अब बात ये आती है कि धर्म निरपेक्ष, यहां निरपेक्ष का शब्द क्या जोड़ा गया। निरपेक्ष आप देखोगे तो यहां पर मायने क्या रखता है निरपेक्ष, कि धर्म सबका अपना अपना महत्व रखता है और सरकार जो है वो सभी को एक समान एंगल से देखती है। सरकार किसी का विशेष किसी वर्ग का समर्थन या किसी धर्म का समर्थन नहीं करती है, वो एक प्रकार से सभी को समान रूप से देखती है। जितने भी धर्म हैं हमारे देश में सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, तो सरकार क्या करती है, उनका संरक्षण करती है, ना कि किसी का समर्थन करती है, वो संरक्षण करती है। संरक्षण करके क्या है कि लोग अपना अपना धर्म अपना रहे हैं, भाई अपनाओ अपना, लेकिन हमारी तरफ से सभी एक समान है, हमारी तरफ से कोई भी धर्म को हम विशेष महत्व नहीं देंगे, सभी को हम एक समान महत्व देंगे। सभी धर्म जो हैं हमारे देश में धर्म है वो संवैधानिक दृष्टि से एक समान है, उसमें किसी में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है कि भाई चलो हम हस्तक्षेप कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे और मुस्लिम धर्म को नीचे करेंगे, या मुस्लिम धर्म को हम बढ़ावा देंगे हिंदू धर्म को नीचे करेंगे। ऐसा सरकार नहीं करती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट सीधे हाथ खड़ा कर देता है, भाई धर्म का मामला है ये अपने खुद देखो, बस अगर आप उद्दंडता करोगे तो दंड मिल जाएगा, किसी को ठेस पहुंचाओगे स्वतंत्रता पे तो दंड मिलेगा। ये संविधान ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता कि तो हिंदू हो तो हिंदुओं को हम महत्व देंगे, चाहे मुस्लिम हो मुस्लिम को महत्व देंगे। अगर न्याय की बात है वहां पे तो न्याय की बात करेगा सुप्रीम कोर्ट, धर्म से हमेशा तटस्थ रहता है वो सुप्रीम कोर्ट। अभी देखो अभी मामले हुए थे धर्म को लेकर के, कितने हिंदू मुस्लिम के बीच कितना विवाद रहा है, ज्ञान वापी पे कितना विवाद रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोई फैसला ही नहीं दे रहा, वो तटस्थ हो जाता है कि हम इसमें क्या करें, धर्म का मामला है। और धर्म को हम एक प्रकार से देखें, धर्म कोई हमारे संविधान में कोई ऐसा विधि व्यवस्था प्रोविजन थोड़ी ना है कि हम धर्म को धर्म को एक अलग महत्व देकर हम कोई नियम कानून बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये एक स्थानीय लोगों की एक जागरूकता है, स्थानीय लोगों की एक आंतरिक भावना है, ये हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन अगर आप उद्दंडता करोगे, विद्रोह करोगे, आपस में मारकाट करोगे तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट न्याय की बात करता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। चलिए, तो बात यही आती है कि धर्मनिरपेक्ष में सरकार क्या है, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तटस्थ ही रहता है, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए, सरकार की बात है, सरकार यहाँ तटस्थ नहीं है, सरकार तटस्थ नहीं है। तटस्थ का मतलब तो ये हो जाएगा कि सरकार को कोई धर्म से मतलब ही नहीं है, मतलब चाहे धर्म कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करते रहें, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तटस्थ नहीं है सरकार, धर्म यहाँ पर सरकार संरक्षण देती है, उनकी व्यवस्थाओं को बनाए रखती है, समझ रहे हो, उसकी व्यवस्थाओं को बनाए रखती है सरकार। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यहीं पर है कि यहाँ पर सर्वधर्म संभाव या सद्भाव या संभाव, आप
देख सकते हो। तो ये जो एक पूरा एक एलिमेंट है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है, सर्वधर्म सर्वभाव, सभी धर्म समान है। किसकी दृष्टिकोण से? सरकार की दृष्टिकोण से। तो सरकार हमेशा एक समान रूप से देखती है इन सभी को। ये नहीं चाहती सरकार कि हम किसी धर्म को महत्व दें और एक धर्म को नीचे गिराएं, ऐसा सरकार नहीं चाहती। तो सरकार संरक्षण देती है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म मेरी दृष्टि से समान हैं और सभी का संरक्षण करती है सरकार। आप देखोगे जो बड़े बड़े जहाँ पर पर्यटन लोग जाते हैं वहाँ, जैसे कि धार्मिक जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जैसे आप वैष्णो देवी देख लो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ देख लो जाके, वहाँ सरकार टैक्स लगाती है इन पे। वो टैक्स क्यों लगाती है? टैक्स इसलिए लगाती है कि जो मंदिर हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, उनका संरक्षण किया जा सके, वहाँ पे सुख सुविधाएं दी जा सकें। क्योंकि धर्म तुम्हारा मामला है भाई, धर्म का मामला तुम्हारा है। हम इसमें अलग से पैसा क्यों लगाएं? इसमें अलग से पैसा हम क्यों लगाएं? बताओ। अगर अलग से हम सरकार पैसा लगाती है तो इसमें तो फिर हस्तक्षेप हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है? धर्म से वहाँ के लोगों पर टैक्स लगा सकती है कि वहाँ पे मंदिर है, स्थल पूजा, टैक्स लगाओ, उन्हीं में संरक्षण दे दो। अपने पास सरकार थोड़ी रखती है, सरकार ऐसा नहीं करती है कि इससे टैक्स मंदिर की पूजा ले ली और ये अलग नियोजन प्रयोजन में लगा दिए जाके, किसी अलग आर्थिक व्यवस्थाओं में लगा दिए जाके, या कुछ अलग महल बनवा दिया। ऐसा सरकार नहीं करती है। सरकार उसी चीज का उत्थान करती है जिस स्थान को लोग मानते हैं, जिस स्थान को ये लोग सरकार से मतलब जो प्रयास करते हैं लोग, उसके ही प्रति सरकार अपना रवैया अपनाती है। एक चाहे कोई भी हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वहां भी टैक्स अगर लगाएगी सरकार तो उसी के संरक्षण के लिए लगाएगी। सरकार अपने पास रख करके ऐसा नहीं करेगी कि लो हमने पैसा रख दिया, रख लिया, ये हमारा है, ऐसा नहीं करती सरकार। सरकार हमेशा सभी को एक समान रूप से देखती है। अगर तुम पे टैक्स लगा रही है तो तुम्ही पे ही उपयोग करेगी वो। चलिए, आशा करते हैं ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। ये काफ़ी इसके मायने होते हैं। और भारतीय संविधान में आप देखोगे तो 25 से 28 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, ये संविधान में लोगों को दिए गए हैं कि लोग अपने संविधान, इस संविधान के तहत अपने धर्म को माने, या धर्म अंतःकरण। धर्म क्या है? अंतःकरण की एक भावना है। अंतःकरण से धर्म माने, या कहीं भी धर्म से जुड़े संस्थान या धर्म से जुड़े अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं लोग, या धर्म से जुड़े कहीं भी विचार या विचार रख सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये अधिकार दिए हैं संविधान ने, या अंतःकरण के मानने के हैं, या प्रचार प्रसार करने के हैं, या किसी भी भारत के कहीं भी क्षेत्र में आप चले जाओ, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, धर्म को मान सकते हो, अंतःकरण में लोगों को जागरूक कर सकते हो कि भाई मेरा ऐसा धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है, इसे मानो, ऐसा करो। लोगों को अच्छा लगेगा, मानेगा, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ऐसा कि जबरन मनाओ तो भाई ये तो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन है। तो सरकार, भाई अब तो तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता तू। अगर कोई व्यक्ति मार रहा है अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मार रहा है तो तलवार से नहीं मना सकता, तो अगर मनाएगा तो सीधा जेल जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती सर, ऐसा नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, सरकार इसके लिए है। तो 25 से 28 तक जो प्रोविजन जो दिए गए हैं, प्रावधान किए हैं सरकार ने, अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार दिए हैं, व्यक्तियों को दिए हैं ना, सभी व्यक्तियों को समान रूप से सभी का अधिकार है, सभी अपने अपने धर्म की मान्यता ले सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को अंतःकरण में रख करके उसके प्रति अपनी आस्था रख सकते हैं। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ गई। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आपने समझ लिया, समाजवाद को आपने समझ लिया, लोकतंत्र समाजवाद जो था। अब हम नेक्स्ट समझते हैं गणतंत्र के बारे में, कि गणतंत्र एक्चुअली में क्या होता है। गणतंत्र, देखिए गणतंत्र की अगर आप बात करोगे, इसके भी काफी विशिष्ट महत्व है। आप जानते हो कि हमारा जो देश है, हमारा जो देश है, उसमें लोकतंत्र व्यवस्था भी है और गणतंत्र व्यवस्था भी है। तंत्र का तो आप मायने समझते हो, चाहे लोकतंत्र हो या गणतंत्र हो, तंत्र के मायने आप समझते हो। तंत्र का मतलब ऐसा एक जुड़ाव होता है, संरचनात्मक जुड़ाव, ऐसा एक तंत्र का नहीं होती है ऐसा, तो इनका अपना एक जुड़ाव होता है, वो तंत्र। अब बात है कि गणतंत्र है और एक है लोकतंत्र। यहां भी तंत्र है, तंत्र का मायने तो यही चीज है, लेकिन यहां लोक का मतलब क्या होता है, गण का मतलब क्या होता है। लोक मीन्स भी जनता ही होती है, लोक माने जनता होती है, और गण माने भी जनता ही है। गण किसका गण है? लोगों का गण है, लोगों का समूह है, वो भी तो गणतंत्र है।
ये लोक है, जनता है, ये भी तो लोकतंत्र है। लोक माने जनता। लोक, लोक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसे वहां की जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा इंसान, वो जो इनसे जुड़ाव रखता है, हर प्रत्येक व्यक्ति वो लोक के अंतर्गत आता है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र, इसमें बेसिकली अंतर किस चीज को लेकर के है तो जनता ही, दोनों में जनता ही है, लेकिन बेसिक डिफरेंस इसमें है डिफरेंस। देखो कैसे, गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि जनता यहां पे होती है, ठीक, और सरकार यहां पर होती है। तो इनके बीच अपना एक संबंध होता है, इनके बीच अपना एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है कौन सा? एक प्रेम का, एक सद्भाव का, प्रेम का, सद्भाव का, और एक विकास का। ओके, तो ये जो जनता है, यहां पे जनता है, तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, यहां पर लोक का मतलब जनता है, तो यहां पर लोक का मतलब यह है कि जनता में शक्ति। हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता में शक्ति। और जबकि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा दी गई शक्ति। जनता में शक्ति और जनता द्वारा दी गई शक्ति। देखो यहां पर क्या होता है कि जनता यहां पर है, तो ये तो पूरा लोकतंत्र है। जनता निचले स्तर पर, निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो लोकतंत्र होता है। यानी कि यहां पर जनता है तो जनता का मतलब लोक, तो यहां पे लोकतंत्र है। और यही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, समझना मेरी बात को, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और यही प्रतिनिधि किसे चुनते हैं? किसी विशिष्ट लोगों को चुनते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो यही विशिष्ट क्या है? ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये व्यक्ति है, इसे चुन लिया है, ये व्यक्ति इसे चुन लिया है। तो ये क्या है? गणतंत्र है। व्यक्ति अपनी शक्ति चला रहा है, या ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं शक्ति किसने दी? जनता ने ही तो दी है। कितनी भी बड़ी राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी देश का कोई राजशाही हो, अगर जनता चाहेगी तो उखाड़ फेंकेगी। कुछ नहीं कर सकती है ये शक्तियां, कुछ भी नहीं कर सकती है ये सैन्य पावर। जनता अगर चाहेगी तो, जनता वो पावर होती है। तो जनता ही तो इनको देती है भाई कि लो तुम मेरे ऊपर शासन करो। ये जनता में पावर होती है लोकतंत्र में, और गणतंत्र में होती है जनता द्वारा दी गई पावर। तो जनता किसको पावर देती है? एक ऐसे व्यक्ति को देती है जो मेरे ऊपर शासन कर सकता है। उससे उम्मीद करते हैं लोग, उससे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन करके हमारा उद्धार कर सको, हमारे ऊपर शासन करके हमारी व्यवस्थाओं को संचालित कर सको, हमें जागरूक कर सको, आगे विकास करा सको। इस उद्देश्य से ये जनता उसको पावर देती है। किसको? इस व्यक्ति को ऊपर बैठा है। ये एक्चुअली गणतंत्र है। निचले स्तर पर लोकतंत्र होता है, ये जनता में ही इसमें पावर होती है। जबकि सीधे सीधे जनता जब यही पावर किसी व्यक्ति को दे देती है, यही पावर किसी व्यक्ति को दे देती है, तो वही गणतंत्र हो जाता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि ये व्यक्ति जो है जनता द्वारा ही तो चुना जाएगा, जनता ने इस प्रतिनिधि को चुना और ये प्रतिनिधि इसे चुनता है। मान लो कि जैसे जनता है, भारत की जनता ने किसे चुना? इसे चुना। किसे? प्रतिनिधियों को। सांसद होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुना। ये सांसदों ने, विधायकों ने किसे चुना? राष्ट्रपति को चुना। राष्ट्रपति को चुना कि नहीं? तो राष्ट्रपति को चुना तो ये उम्मीद किससे रखते हैं? उम्मीद इससे रखते हैं कि ये हमारे ऊपर शासन कर रहा है, ये हमारे ऊपर शासन कर रहा है, तो इससे ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे द्वारा दी गई शक्ति का सही तरीके से उचित प्रयोग करते हुए हमारा उद्धार कर सके, हमारे समाज का विकास कर सके, या हमारे समाज के जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे आगे विकास किया जा सकता है, उनसे जुड़ी जो भी प्रविधियां हैं, जो भी नियम कानून है, उसको निर्धारित करे या उनको बनाने का प्रयास करे। वो डिमांड किससे करते हैं? इससे करते हैं ना, इससे ही तो सोचते हैं। तो ये और इसका भी अपना उत्तरदायित्व होता है। गणतंत्र में इस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है कि जनता ने मुझे ऊपर भेजा है, जनता की पावर हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम जनता के उत्तरदायित्व या जनता की आवश्यकताओं की पूरी करें।
ये किसमें सोचते हैं? ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है गणतांत्रिक व्यवस्थी, जो गणतांत्रिक व्यक्ति है, तो ये गणतंत्र है। वैसे होता है जनता का समूह ही वो भी, लेकिन जनता के द्वारा ही वो सहमति से जाता है व्यक्ति। अगर जनता नहीं चाहेगी तो व्यक्ति का क्या काम है? अगर व्यक्ति वहां बैठ भी जाएगा, व्यक्ति सब कुछ कर भी करेगा भी, नियम बनाए चाहे कुछ भी बनाए, जनता नहीं चाहेगी तो इस नियम कानून किस चीज के? कोई का मतलब ही नहीं है उनका। भाई जनता जनता ही तो सब कुछ चाहेगी, तो जनता ही तो इसको चुनती है भाई कि हम इतना शासन नहीं कर पाएंगे, हम इतने लोग हैं, हम नहीं शासन कर पाएंगे। भाई तू ऊपर जा, तू ऊपर से शासन करना मेरे ऊपर, और मेरी आवश्यकता की पूर्ति करना, मेरा उद्धार करना। तो यही तो चुनते हैं इसको। तो ये है गणतांत्रिक व्यवस्था। और ये जो होते हैं, ये देश का मुखिया होता है, ये देश का मुखिया होता है। क्यों? देश में कौन रहते हैं? लोग। और जब देश में लोग रहेंगे तो देश का मुखिया कौन होगा? देश जो जनता द्वारा चुना गया कोई एक विशिष्ट व्यक्ति, और वो कौन है भारत में? राष्ट्रपति है। अब बात आप करोगे कि सर राष्ट्रपति हैं तो प्रधानमंत्री भी तो होने चाहिए फिर गणतंत्र। आप यहां आप देखो, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। किसके मुखिया होते हैं? सरकार के। क्यों? आप समझो मेरी बात को ध्यान से। आप देखोगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति राज्यों, राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, और विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से चुन के जाते हैं। ओके, उनके माध्यम से चुन के जाते हैं ना। तो ये जो व्यक्ति है, ये इन्होंने इनको चुना था, तभी तो ये गया है निश्चित रूप से, तो गणतंत्र है। तो ये जो व्यक्ति चुनता है, जो राष्ट्रपति है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ध्यान में रख के काम करता है। राज्यसभा पे और लोकसभा पे भी राष्ट्रपति जो होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के पति हैं, राष्ट्र के पति हैं। ये जो राष्ट्र है, राष्ट्र का मायने बहुत बड़ा होता है। राष्ट्र में अपनी एक संस्कृति होती है, राष्ट्र में अपना एक जनसंख्या होती है, राष्ट्र की अपनी एक सीमा होती है, राष्ट्र की अपनी एक भूगोल विस्तार होता है। राष्ट्र कोई छोटा शब्द नहीं है। ओके, और यही राष्ट्र के पति हैं, तो इनके भी दायित्व होते हैं कि वो राज्य के और लोक के दोनों को ध्यान में रखते हुए कृत करते हैं। इसलिए ये जो होते हैं, ये होते हैं देश के मुखिया, इन्हीं को बोलते हैं गणतंत्र। जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये सरकार के मुखिया होते हैं, इस सरकार को चलाते हैं, ये वास्तविक सरकार के मुखिया होते हैं। भले ही ये जनता द्वारा चुने जाते हो, जनता द्वारा चुने जाते हो, ओके, लेकिन जनता द्वारा इनको प्रतिनिधियों को इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनते हैं, तभी तो ये प्रधानमंत्री बने। जबकि यहां पर जो होता है, जनता नहीं चुनती इनको। प्रधानमंत्री के जो सदस्य होते हैं उनको जनता चुनती है डायरेक्टली, जबकि राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है। जनता द्वारा नियुक्त चुने गए व्यक्ति ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उम्मीद उनसे यही रखी जाती है कि आप राज्य के सदस्यों के, क्योंकि राज्य के सदस्य जो होते हैं वो जनता को देखते हैं, क्योंकि वो राज्य से जुड़ के जाते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को ये देखना पड़ता है कि हमें राज्य को भी महत्व रखना है और जनता को भी महत्व रखना है। तो आप समझ सकते हो, जबकि सरकार का जो मुखिया होते हैं, ये सीधे जनता से रखते हैं, ना कि राज्य से। इनका सीधा जुड़ाव जनता से होता है, प्रधानमंत्री का सीधा जनता से। जबकि गणतंत्र का जो राष्ट्रपति होता है, उसका संबंध जनता के साथ साथ राज्य से भी होता है, क्योंकि राज्यसभा से चुने गए व्यक्ति राज्यसभा से व्यक्ति चुनते भी हैं, विधानसभा से व्यक्ति उनको चुनते हैं, विधायक चुनते हैं ना। मत उनको कौन कौन देता है? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य देते हैं कि नहीं? तो उनका दायित्व तो है कि वो उन चीजों को ध्यान में रखें। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे, प्रधानमंत्री में कौन राज्यसभा के सदस्य देते, कौन लोकसभा के सदस्य देते हैं? उन्हें तो जनता चुनती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। इसलिए ये गणतंत्र व्यवस्था है। अब आप ब्रिटेन की अगर देख लो, तो ब्रिटेन में
यहीं गणतंत्र की जगह पर राजशाही है। गणतंत्र की जगह कौन है? राजशाही। इसे जनता नहीं चुनती है, जनता नहीं चुनती है, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं इसका समर्थन जरूर होता है। अगर जनता चाहेगी तो राजा को उखाड़ फेंकेगी, क्या मत तो है जनता, जनता में तो उतनी पावर होती है। तुम कितनी भी सैन्य शक्ति लगा लो, जनता का कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो अगर जहां पे 10 आदमी है और एक सैन्य है, पावर है, तो वो 10 का क्या कर लेगा? भले ही आपके पास कितना भी पावर हो, वो कहीं ना कहीं इनको मरोड़ के फेंक देगा। तो पावर तो जनता ही में है ना। तो कहीं ना कहीं राजशाही की व्यवस्था अगर देखोगे तो इसमें ही जनता का एक अपना एक रोल रहता है। जनता समर्थन करती है, जनता मानती है कि हमारा राजा जो है वो पहले से वंशानुगत रहा है, तो उस चीज को हम मान्यता देते हैं कि हमारा राजा रहे। इस उद्देश्य से राजशाही है वहां पर। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उखाड़ फेंकेंगे। जनता में सब कुछ है। कितनी भी क्रांतियां देख लो, रूस की देख लो, फ्रांस की देख लो, इंग्लैंड की देख लो, चाहे अमेरिका की देख लो, कितनी क्रांतियां हुई हैं। इसमें क्रांति में जनता ही ने तो महत्व दिया है, जनता ही ने सबको उखाड़ा है। जनता में सब कुछ होती है। तो राजशाही जो है ना वहां की, इस ये देखा जाए तो गणतंत्र की जगह है, लेकिन इसे जनता नहीं चुनती है, ये वंशानुगत होता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो जनता का समर्थन तो होता ही है। जनता मानती है कि हमारा राजा वंशानुगत रहता है, शुरू से व्यवस्थाएं रही हैं, तो हम उसको मान्यता देंगे। इसलिए यहां पर देखोगे राजशाही है वो ब्रिटेन की है। चाहे वहां पे एलिजाबेथ द्वितीय हो, वो तो शायद अभी तो रानी खत्म ही हो गई वहां की, ब्रिटेन की। तो राजशाही जो आप देखोगे तो वहां पर आप देखोगे तो ये भी एक देखा जाए तो उस देश की ये भी मुखिया होती हैं। ये भी एक औपचारिक मुखिया वहां पे हैं, उस देश की राजशाही व्यवस्था है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आपने समझ लिया, गणतंत्र के बारे में भी समझा, समाजवादी शब्द को भी समझ लिया, और आपने समझ लिया था कि धर्मनिरपेक्ष। अब हम समझते हैं न्याय। न्याय, ये संविधान न्याय देता है। संविधान न्याय देता है। कौन कौन से न्याय देता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय देखो, न्याय का पहले आप मतलब क्या समझते हो? न्याय, न्याय आप देखोगे एक संतुलन को प्रदर्शित करता है। न्याय एक शब्द संतुलन को भी महत्व देता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊपर है, कोई व्यक्ति नीचे है, किसी का पल्ला भारी है, किसी का हल्का है। ओके, तो इसका भारी है तो इस पे किसी प्रकार का वो दोहन कर सकता है ना। इसकी जो अपने संसाधन हो या उसकी अपने कोई भी एक गुणवत्ता हो, चाहे उसकी अपने एक महत्व हो, आंतरिक महत्व हो, अपने विचार हो, ठीक, जिसे वो मानता हो, उस पर आप किसी प्रकार का आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं उसको, इसका पल्ला भारी है तो ये सीधे सीधे दोहन करेगा ना। तो ये तो अन्याय है ना। तो सरकार यही चीज तो देखती है कि मुझे न्याय करना है, मुझे यही देखना है कि किनका पल्ला भारी है, किनका हल्का है, उनको एक समान करना है। समझ रहे हो? सभी को एक समान करना है। डायरेक्ट सरकार समान तो नहीं कर सकती, तो विद्रोह हो जाएगा। समझ रहे हो? सरकार धीरे 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 करती, वो क्या है? एक न्याय है। न्याय आंतरिक भी होता है, एक बाहरी न्याय भी होता है। आंतरिक न्याय मन मस्तिष्क से न्याय होता है, उसका संबंध सीधा सीधा कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा होता है न्याय का। और एक बाहरी न्याय होता है, बाहरी न्याय आप समाज में देख लो, चाहे सरकार का देख लो। और आंतरिक न्याय मनोवृत्ति, मन से होता है। तो सबसे बड़ा जो न्याय है वो मन का ही न्याय तो है। अगर भले ही आप सरकार देखो, मेरी बात समझो, सरकार देखो, सरकार का कोई व्यक्ति, चाहे नरेंद्र मोदी बैठे हो, ठीक, चाहे सुप्रीम कोर्ट मान लो, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं ये न्याय करेंगे ना, तो इनके ही मन में तो वो चीज है कि मुझे न्याय करना है, मुझे न्याय करना है, ठीक। तो इनके मस्तिष्क में वो चीज, न्याय की उपज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए उसका एक जुड़ाव संबंध होता है, धर्म से जुड़ा होता है। लेकिन वो उसका उपयोग जो करती है
वो वहाँ पर व्यवहारिक रूप में करते हैं। वो कैसे? वो देखते हैं कि समाज में, अर्थ में या राजनीति में कहाँ पे लोग पिछड़ रहे हैं, उनको समान न्याय किया जाए। इस उद्देश्य से सरकार ये 3 मूलभूत गुण देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय आंतरिक भी होता है, बाहर भी होता है। आंतरिक न्याय मनुष्य अपनी अंतरात्मा से जिस व्यक्ति का न्याय कर दे। जैसे मान लो किसी 2 व्यक्ति हैं, ठीक, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक। अगर इनके साथ किसी ने, एक व्यक्ति ने गलत किया, इसके साथ गलत किया, बाद में शायद इसको पछतावा हो कि मैंने बहुत गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तो ये इसको क्या कर देगा, भाई मुझसे भूल हुई, अगर तेरे साथ जो हुआ है या तो मुझे क्षमा कर दे या तो तू मुझे दंड दे दे। अगर ये सद्भावी व्यक्ति है तो ये मान लेगा कि इनसे जानबूझ के भूल नहीं हुई है, इनने या तो भूल जानबूझ के की है, तो पछतावा हुआ है, तो चलिए हम न्याय कर देते हैं कि इस व्यक्ति को दंड ना दिया जाए, बस आगे से इसको सचेत कर दिया जाए कि भाई तू ऐसा मत करना, आज तूने जो मेरे साथ किया है। ये उसका एक अंतःकरण न्याय है, आंतरिक न्याय। या थर्ड पर्सन भी कर सकता है आकर के, अगर ये इसकी नहीं मानता तो थर्ड पर्सन भी कर सकता है, वो उसका एक मनोपज है, आंतरिक न्याय है। लेकिन आप देखोगे ये आंतरिक न्याय तो है, लेकिन आप देखोगे ये कहीं ना कहीं फिजिकल न्याय भी है। फिजिकल न्याय क्यों, भौतिक व्यवहारिक न्याय क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति देख रहा है कि इसके साथ में या तो सामाजिक स्तर पर अन्याय हुआ है, या इसके साथ आर्थिक स्तर पर अन्याय हुआ है, या राजनीतिक में अन्याय हुआ है, तो ये जो व्यक्ति है इसका सीधा सीधा न्याय करेगा वो आकर के कि भाई तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही तो व्यक्ति एक प्रकार की सरकार है। आप समझ में आ गया होगा इस पर। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आप देखोगे तो समाज में आप देखोगे कितनी विविधता है, बहुत सारी है। क्योंकि समाज जो है भारत का, वो तो वर्ग विभाजन में है। अलग अलग जो वर्ग हैं देख रहे हो, हिंदू जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अलग अलग ईडब्ल्यू वो और भी हैं, अलग अलग जो हैं वर्ग, अलग अलग है ना। तो अब ये बात आती है कि समाज के न्याय में क्या करे सरकार। अब सरकार इनको मान्यता देती है, जो वर्ग हैं मान्यता तो देती है कि वर्ग हैं, लेकिन सरकार ऐसा इंटरफेयर भी ऐसा भी नहीं करती है कि तुम इस समाज में रह रहे हो तो तुम इस समाज से शादी नहीं करोगे, ऐसा तो करती नहीं सरकार। सभी को करती है, भाई तुमको स्वतंत्रता है, तुम जिससे अच्छा करो, जिससे मर्जी है उससे करो, तुम्हारा संरक्षण करेगी गवर्नमेंट, समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं वर्ग में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से मतलब अर्थव्यवस्था से पिछड़े, उनके पास संपत्ति नहीं है, खेती नहीं है, उनके पास घर नहीं है, खाने पानी के लिए लाले पड़े हैं, तो उनके उत्थान तो करना पड़ेगा। तो उनके लिए सरकार देखे हो, सरकार क्या करती है उनके लिए, सामाजिक न्याय करती है। सामाजिक न्याय में आप देखो सीधे सीधे आप देखो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार करती है। इसके बाद आप देखोगे कि सरकार, आप देखोगे कोटा, या आप कह सकते हो खाद्य प्रसंस्करण के तहत जो सुविधाएं देती है गवर्नमेंट, पोषण का सुविधाएं देती है गवर्नमेंट, जो नीचे के लिए लोग हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनका उन्मूलन के लिए सरकार क्या करती है, उनको पोषण मुहैया कराती है, खाद्य वितरण कराती है सरकार। तो सरकार उनका न्याय ही तो करती है, सामाजिक न्याय। दूसरी बात, आरक्षण को लेके देखो उनका न्याय करती है। समाज में न्याय होना चाहिए, आरक्षण को लेकर के भी तो न्याय करती है। आरक्षण को हम यहाँ समझ लेंगे, यहाँ इससे भी जुड़ा है उसका। तो सामाजिक न्याय में आप देखते हो जो जनजाति लोग हैं, या आप ओबीसी ले लो, या आप एससी ले लो, या एसटी ले लो, ठीक, ये लोग जो देखोगे ये कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में पिछड़े हैं। भाई इनमें हो सकता है पैसे वाले लोग हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों में गरीब ही लोग दिखते हैं, सबसे ज़्यादा इन लोगों में गरीब ही लोग मिलते हैं। तो इनका संरक्षण करना है, इनका उत्थान करना है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे उपाय करेगी ताकि इनको सामाजिक न्याय दिया जा सके। तो
इनके लिए आप देखते हो सरकार क्या करती है, सरकार इनके लिए अलग से आयोग बनाती है, अलग से इनके लिए व्यवस्थाएं करती है, अलग से इनके लिए प्रोविजन है, मंत्रालय भी आयोग बनाती है। अलग अलग देखे हो आपने आयोग, जनजातीय आयोग अलग है, पिछड़ा वर्ग आयोग अलग है। हाँ, अलग अलग आयोग बनाती है सरकार, इनके उत्थान के लिए तो बनाती है। इनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी करती है गवर्नमेंट। इतनी सारी व्यवस्थाएं ओबीसी के लिए भी हैं। ओबीसी के लिए देखो, आप पढ़ो 340 368 पढ़ लो, 38 पढ़ लो, उनके लिए सरकार क्या करती है, अलग अलग है व्यवस्था इनकी। आप 15(6) पढ़ लो, 16(6) पढ़ लो, 15(4) पढ़ लो, ये किन के लिए है, ये सरकार ने इनके उत्थान के लिए तो किए हैं। अब सामाजिक न्याय में आप देखते हो कि समाज में बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं, जनजाति लोग, पर्वत में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका भी तो समाज है, वो भी पिछड़े हैं। तो उनके उत्थान के लिए अलग से नियोजन करती है सरकार, खाद्य वितरण का करती है। ठीक है, उनके लिए आप देखोगे आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो रुपए दिए जाते हैं, उसमें देखो आपने एक समान नहीं मिलते हैं, अलग अलग होता है। आप देखोगे 90 और 10% का वितरण करती है सरकार। 90% कहाँ प्रयोग करती है, आदिवासियों जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, 10% एक समतल में जो क्षेत्र पर लोग रहते हैं। तो ये सामाजिक न्याय है। आप करोगे, सरकार भी देखो, अब सरकार भी क्या कर रही है, हमारे लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है, ये भी भेदभाव कर रही है। भाई भेदभाव तुमने पहले से कर रखा है ना, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। भेदभाव तुमने कर रखा, अगर तुम समझदार हो, तुम इतनी संपत्ति कमाते हो, तो सभी को एक समान रूप से करो, सरकार खुश रहेगी। तुम तो नीचपन दिखाते हो, तुम लूटने में लगे रहते हो, तो तुम कहाँ सरकार को समान रूप से, तुम कहाँ से समाज को सुधार पाओगे। समाज को सुधारने के लिए सरकार ही तो सुधार कर पाएगी। तो सरकार लेगी किस पे, तुमसे लेगी, टैक्स लेगी तुमसे। तुम ज़्यादा कमा रहे हो भाई, तुम ज़्यादा कमा रहे हो, तुम फिर टैक्स लेगी, क्योंकि तुम पैसे वाले व्यक्ति बन गए हो, तुमने उन्हीं से ही कमा के पैसे वाले बने हो। तुमने पहले या तो उनके शोषण किया तब तुम पैसे वाले बने हो, तो तुमसे टैक्स लगेगा, तो हम उनको उत्थान करेंगे। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है, तो सरकार सामाजिक न्याय करती है। सरकार यही चाहती है कि हम सभी लोगों, ऐसे लोगों से हम टैक्स लें जो काफ़ी उच्च श्रेणी या काफ़ी संपत्ति से युक्त हैं। ओके, उनसे टैक्स लेगी और निचले लोगों को उत्थान करेगी सरकार। देखो फंड जुटाती है सरकार, क्या करती नहीं है। आप देखोगे सरकार कितने प्रयास करती है सामाजिक न्याय के लिए। भाई समाज में न्याय होना चाहिए, समाज में असमानता फैली हुई है, महिलाओं के बीच भी देखो अन्याय होता है, तो उनके लिए सरकार कितने प्रयास करती है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय की बात कर लो, अर्थव्यवस्था से जुड़े न्याय। आप देखोगे कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, कि आप वो देखते हो कि संपत्ति को लेकर के या वहां उत्पादन को लेकर के, उससे जुड़े जो वितरण होते हैं, आर्थिक न्याय ये सरकार एक समान रूप से करती है। सरकार किसी को अगर उत्पादन वितरण करा रही है, उत्पादन वितरण करा रही है, तो वो आर्थिक न्याय दे रही है। क्यों? क्योंकि देखोगे आप तो आप जानते हो कि किसी व्यक्ति की किसी ने संपत्ति या हड़प ली है या दुरुपयोग करके उस पर की है, तो सरकार उस पर सीधा सीधा एक्शन लेती है कि भाई तूने बहुत गलत किया है, उसकी संपत्ति को तूने क्यों हड़पा, या उसकी संपत्ति पे तूने क्यों ऐसा अनैतिक कृत्य किया। तो आर्थिक न्याय में सरकार अर्थव्यवस्था से संबंधित न्याय देती है। और आर्थिक न्याय में आप संपत्ति को ले लो, उत्पादन को लेकर के ले लो। ठीक, सरकार क्या करती है, जिन पे ज़्यादा उत्पादन है, जिन पे ज़्यादा जिनकी कृषि में उत्पादन हो रहा है, उससे क्या करती है, वो परचेज करती है, एमएसपी लगा देती है। एमएसपी जो होती है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, इस पे, इससे क्या करती है सरकार, परचेज करती है इससे। और परचेज करके क्या है, आर्थिक न्याय करती है, लोगों का उत्थान करना है। भाई आर्थिक न्याय, अर्थ का तो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक न्याय में तो आप जानते ही हो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा जो भी न्याय है, अर्थ से संबंध, यानी कि चाहे वो संपत्ति हो, चाहे विनिर्माण हो, चाहे सेवाएं हो, सभी से जुड़े जो भी न्याय है वो आर्थिक न्याय है। अर्थ से जुड़ी न्याय बहुत सारे, बहुत बड़ा एक व्यापक शब्द है, और सभी व्यक्ति यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, भाई अर्थ देश में न्याय होना चाहिए। तो सरकार ही तो हस्तक्षेप करेगी। ऐसे व्यक्ति तो जागरूक कहाँ हैं, व्यक्ति तो अंधे हैं।
सरकार जागरूक है, वही तो न्याय करेगी। अब राजनीतिक न्याय की बात कर लो। राजनीतिक न्याय में आप देखोगे कि सरकार निरंतर प्रयास करती है, क्योंकि राजनीति में 50% महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष 50% होने चाहिए। इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि नहीं? सरकार चाहती है कि हर सभी को जब समान मत, हर व्यक्ति की जब वैल्यू मूल्य की समान होती है, मत देने का जो मूल्य है वो सभी का एक समान है। ऐसा नहीं है कि 18 साल का जो व्यक्ति है या उसका मूल्य कुछ अलग है, 25 साल का है उसका कुछ अलग है, 50 साल का है उसका अलग है, ऐसा तो है नहीं। सभी के मूल्य, मत का मूल्य एक समान है। तो क्यों ना राजनीति में इनको भी समानता मिलनी चाहिए। तो राजनीति में जुड़े जितने भी सेगमेंट हों, चाहे वो चुनाव से संबंधित हों, चाहे वो राजनीति में नेतागिरी से हो, राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी संबंधित हो, उसमें राजनीति में न्याय होना चाहिए, राजनीति की तरफ से उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो देख रहे हो आप कि सरकार निरंतर यही प्रयास करती है कि राजनीति न्याय होना चाहिए। राजनीति न्याय में आप देखते हो कि राज्य से जुड़ी जो भी नीतियां बनाई जाती हैं सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। राज्य से जुड़ी जो भी नीतियां हैं या कानून संबंधित जो नीतियां हैं सभी को समान रूप से होनी चाहिए। अब राजनीति में आप देखोगे लोक नियोजन की आवश्यक समानता जो दी जाती है, अनुच्छेद 16 है उसमें दी जाती है कि नहीं? उसमें आपने देखो आरक्षण जो दिया जाता है वो गरीब लोगों के लिए ही तो दिया जाता है आरक्षण। ओबीसी के लिए देख लो या एससी के लिए देख लो, एसटी के लिए देख लो, एक और ईडब्ल्यूएस देख लो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये काफ़ी, ये आप जनरल वालों के लिए है। जो 103वां संविधान संशोधन आया था 2019 में, तो ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया था ना, ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं जनरल कैटेगरी के। ऐसा नहीं है कि जनरल में सभी पैसे ही वाले हों, हम भी गरीब हैं। तो उन लोगों के उत्थान के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा है वहाँ पे। ओबीसी के लिए तो 27% आरक्षण है ही, इनके लिए देखो एससी के लिए 17%, एसटी के लिए देखो 13%। ये जो अलग अलग जो दिए गए हैं ये किस लिए दिए सरकार ने? ताकि इनका उत्थान किया जा सके। अब ऐसा है कि ओबीसी में लोग ज़्यादा हैं तो उनका आरक्षण ज़्यादा है, एससी में कम है तो उस हिसाब से, एसटी में है तो उस हिसाब से देते। वो जाति आधारित जो लोग वहाँ की जनसंख्या के आधार पर है ना, कि अब ऐसा नहीं कि एसटी में हो गए हैं कम लोग हैं तो इनको दे दो 25%, तो भाई एससी एसटी के लोग वहाँ नौकरी में दिखेंगे सब, ये तो सब पीछे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो जनसंख्या के आधार पर भी तो देखना पड़ता है। चलिए, तो आशा करते हैं ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि आरक्षण की जो सुविधा है वो एक राजनीतिक न्याय है और सरकार यही चाहती है कि सभी को एक समान न्याय होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। जो लोग पिछड़े हैं उनका उत्थान करना चाहिए। सरकार निरंतर प्रयास करती है, बहुत सारी विधियाँ बनाती है, कानून बनाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हो। अब बात हम करें, एक मिनट, देखो अगर हम बात करते हैं बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता, समानता, ये जो तीन तत्व थे ये बहुत ही मायने हैं। ये कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति से। ये वाले तीन अगर आप देखोगे, जो सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है, ये आपको मिलते हैं रूस की क्रांति। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, इन तीनों को आप रूस की क्रांति से लिए जाते हैं। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, इनको थोड़ा समझ लो। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। अब ये भाईचारा कैसा होना चाहिए? भाई, आप हमारे देश में रह रहे हो, इस देश की भूमि में रह रहे हो, हम लोग इस देश की भूमि में रह रहे हैं, सभी की अपनी अपनी, भाई सभी जागरूक व्यक्ति हैं और सभी इस भूमि पर रहने वाला सभी व्यक्ति एक समान है। तो क्यों ना आप लोगों में ऐसी भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, आपस में आंतरिक भावना होनी चाहिए कि आपस में एक व्यवहार, आपस में एक जुड़ाव, एक लगाव होना चाहिए।
हम इस भूमि पर रह रहे हैं तो हम क्यों आपस में ईर्ष्या द्वेष ये क्यों अपनाएं? हमें बंधुत्व की जरूरत है, हमें भाईचारे की भावना की जरूरत है। हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो निश्चित ही हम देश का विकास कर लेंगे, एक देश की सशक्तिकरण कर सकते हैं, जो दूसरे देश जो हैं उनसे सीधा टकरा सके। हमें अपना ही तो एक बंधुत्व होना चाहिए। अगर हमें स्वयं में बंधुत्वता नहीं है, स्वयं में ईर्ष्या है, तो हम विद्रोह करके आपसी में मर जाएंगे, आपसी में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो सरकार क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार कितना भी सरकार, आप ये बताओ, सरकार जो पुलिस है, फौज है, ये पुलिस जो है व्यवस्थाएं की है किस लिए की है? भाई अगर आप जागरूक हो जाओगे तो ये पुलिस और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पुलिस तो तुम लोगों को सुधारने के लिए बनी है। जो तुम भ्रष्टाचार फैला रहे हो, आपस में लड़ते रहते हो, झगड़ा करते हो, तो तुम्हें लोगों को डंडा तुमको दिखाने के लिए पुलिस है ये। तुम स्त्रियों के साथ गलत करोगे, निचले लोगों के साथ गलत करोगे, तो तुम किसी की क्यों गलत करोगे? तुम्हारे अंदर बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर बंधुत्व की भावना है तो आपस में लगोगे कि भाई तू भी इसी भूमि पर रह रहा है, हम भी इसी भूमि पर रह रहे हैं, तो हम भाई भाई हैं और हम भाई भाई रह के एक समान रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपस में कोई मतलब ही नहीं है, तो इस पुलिस की क्या मतलब है? लेकिन नहीं, भूमि के पीछे झगड़े, लाठी गोली, आदमी मर भी मिट जाते हैं, तो फिर पुलिस क्या करे? सुधारती है आकर के। बंधुत्व की भावना होना आवश्यक है। बंधुत्व नहीं है तो देश का विकास नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि देश का विकास जनता से ही जुड़ा है। सरकार क्या करेगी? कितने भी नियोजन और कितना भी सब कुछ कर दे, कितना भी कुछ भी कर दे, जब जनता ही जागरूक नहीं है, जनता मूर्ख बनी हुई है, तो वो नियोजन के किस काम के हैं? कोई काम के नहीं है ना। तो सरकार ये मायने रखती है, ये कर्तव्य आपको देती है, ये कर्तव्य देती है आपको कि आप कर्तव्यपूर्ण निष्ठापूर्ण तरीके से आप बंधुत्व को बनाए रखें, वहाँ लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखें, वहाँ लोगों की समानता को बनाए। बंधुत्व होना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए। बंधुत्व एक शक्ति को बल देता है। बंधुत्व एक जुड़ाव, आपस में जब एक जुड़ाव रहेगा, बंधुत्व के रूप में मजबूत जुड़ाव रहेगा, तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति कभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं होगी। अगर आप आपस में प्रेम नहीं रखोगे, आपस में ईर्ष्या रखोगे, देश रखोगे, द्वंद्वता जैसी भावना बनाए रखोगे, तो फिर किस चीज का बंधुत्व है? कैसे विकास कर पाओगे? ना अपना विकास कर पाओगे, ना देश का विकास कर पाओगे, और मर मिट जाओगे, दूसरा सब मौज उड़ा ले जाएगा। तो बंधुत्व इंपॉर्टेंट है, बंधुत्व होना चाहिए आपस में। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता देखो क्या चीज है। स्वतंत्रता जो दी है इन्होंने, ये स्वतंत्रता भी एक कर्तव्य के रूप में इन्होंने निर्धारित की। इसमें उन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, वो स्वतंत्रता को बनाए रखे। देखो स्वतंत्रता सभी के लिए एक समान है, चाहे वो पेट में पल रहा हो बच्चा, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा हो। ठीक, स्वतंत्रता उसको भी है। ठीक है, स्वतंत्रता उसको भी है। आप स्वतंत्र हैं, भले ही 19 से जो 22 तक अनुच्छेद दिए गए हैं ये स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आपको आज़ादी दी गई है, हर चीज़ में आज़ादी दी गई है, लेकिन इस आज़ादी सीमित है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता को आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्रता है हम तो किसी को भी मारा काटी करेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी है तो उसकी भी तो है। तुम्हारी स्वतंत्रता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छी बात है। अरे कुछ भी करना है तो अधिकारी बनो, कुछ भी करना है डीएम बनो, कुछ भी करना है तो बड़ा बिजनेस खोल लो, कुछ भी करना है तो अपना एक संघ बना लो, कुछ भी करना है तो आप एक भगवान बन जाओ। भाई तुमको स्वतंत्रता है, बस ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते हो कि इस व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, क्योंकि इसके भी एक रूप से समान अधिकार हैं भाई, इसके भी तो हैं। तो भाई सरकार ये चाहती है कि जो हम तुमसे कर्तव्य दे रहे हैं तुम उनका फॉलो करोगे। तुमने अगर इसके विरुद्ध एक भी काम किया ना तो समझ लेना, ऐसी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता है सभी को, तुम्हें भी दे रहे हैं उसे भी दे रहे हैं। अब तुमको हमने दे दी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, बम फेंक दो जाके किसी घर में, ऐसा क्या मतलब है भाई? तुम बम फेंक रहे हो, उसको तुम मर गया, और तुम कह रहे हो हाँ मेरी स्वतंत्रता है। अरे भाई स्वतंत्रता तुम्हारी तब है जब उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखो। दूसरे की स्वतंत्रता को जब बनाए रखोगे तभी तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। और तुम सीधे सीधे उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता किस काम की है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलेगी, ऐसी स्वतंत्रता नहीं हम दे सकते।
ये सरकार आपसे कुछ कर्तव्य रखती है कि आप इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। इसके लिए 1900 से 22 तक अनुच्छेद है, ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल, बहुत अच्छे हैं। समानता की बात ये 14 से 18 में दिया गया है। ये क्या कहता है भाई, समानता बनाए रखना अपने समाज में, समानता रहनी चाहिए समाज में, चाहे वो कोई समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, भाई समानता इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के साथ समानता होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ भेदभाव, रात में आ गई, चलो यहाँ पर आप मेरे से खाना बनाओ, सुबह खाना बनाओ, और क्या किया, चलो भाई दिन हो गया जाओ अपने घर, भगा दिया मार पीट के। ये कैसा भाई, ये कोई समानता थोड़ी ना है। समानता का मतलब है कि आपस में एक प्रेम रख करके हम किसी कृत्य को करते हैं, उस कृत्य के प्रति एक समान व्यवहार होना चाहिए। अगर आप अनैतिक कृत्य करोगे वो समानता नहीं होती है। समानता के लिए हम जो भी कृत्य करेंगे, जो भी व्यवसाय करेंगे, उसमें एक समान स्तर होना चाहिए। आप व्यवसाय करने के लिए कहीं भी जा सकते हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो इस प्रकार से करना है कि दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित ना हो, उसको भी समानता मिलनी चाहिए। समानता सभी के लिए है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि समानता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, ये सरकार ने कर्तव्य के रूप में आपको भी दिए कि आप भारत की भूमि पर रह रहे हो, और भारत की भूमि पे हम आपसे कर्तव्य चाहते हैं, हम आपसे कुछ उत्तरदायित्व देते हैं, उनका आप पालन करो, उनका आपको पालन करना है। ये आपके लिए कर्तव्यपरायणता का एक मूल्य है। तो समानता क्या है, कर्तव्य है उनका। हर व्यक्ति समान स्तर में एक दूसरे को देखे, हर नज़र में उसे एक समान देखे, ऊंचा नीचा नहीं देखना है। ऐसा नहीं देखना है कि ये नीचा व्यक्ति है तो लाओ इसका हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई उसके भी स्वतंत्र है, उसके भी अपने अधिकार हैं, उसके भी अपने सब कुछ कर्तव्य हैं। तो भाई उसे ऐसा मत देखो ना, उसको उसको भी विकास करना, उसका भी उतना ही अधिकार है। वर्ग विभाजन का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति नीचा हो गया तो हम उसे कुछ भी करेंगे, नहीं 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 कर सकते। वर्ग विभाजन तो समाज ने बना दिया है, समाज जागरूक नहीं था तो उसने बना दिया। लेकिन वो व्यक्ति जो है, जो तुम्हारे शरीर में रोंग रोंग है, तो उसके शरीर में भी वही खून है, वही उसके में भी है। तो जो राष्ट्रीयता का भाव आपके अंदर है, बंधुत्व का भाव आपके अंदर है, वो इसके भी अंदर है। तो क्यों ना इसको एक समान दृष्टि से देखा जाए, इसको भी समानता दी जाए। ये समानता आपके अंदर होनी चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना हो। चलिए, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए।